आपको BRBL की क्लासेस प्रोवाइड कर रही हूँ, जिसमें आज हम केस स्टडी को देखने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम लोग केस स्टडी करेंगे, जिसमें केस स्टडी के साथ साथ कुछ MCQs होंगे, उसको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो बिना किसी डिले के चलिए सेशन को प्रोसीड करते हैं। साथ के साथ कुछ कॉन्सेप्ट को भी आज मैं डिस्कस कर दूंगी आप लोगों के साथ, सो डोंट वरी, सब चीज हम एक साथ करेंगे यहाँ पर। तो जो लोग भी नए हैं, सबसे पहले आप लोग यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा गाइस। चलिए, तो यहाँ पर केस स्टडी है, पार्टनरशिप फॉर्म से मैंने एक केस स्टडी आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ। चैप्टर नंबर 27 है गाइस, उससे हम यहाँ पर केस स्टडी को डिस्कस करेंगे। तो चलिए फटाफट केस स्टडी देखते हैं। तो क्वेश्चन है आपका, केस स्टडी है, मिस्टर अमन एंड मिस्टर रोहन एंड मिस चित्रा स्टार्टेड अ बिजनेस ऑफ अ मॉड्यूलर फर्नीचर इन 2018. They drafted a written partnership deed sharing profits in the ratio 40:40:20. All the three actively participated in the business operations. तो सिचुएशन 3 यहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं। पार्टनरशिप से जब क्वेश्चन है तो तीनों सिचुएशन को देखते हैं। उसके बाद मैं बताऊंगी आपको पार्टनरशिप एक्ट के बारे में, 1932 क्या है और LLP क्या होता है, उसके बारे में भी आज मैं आपको बताऊंगी। तो सिचुएशन 1 आपको बोलता है एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। In 2021, they wanted to admit Miss Divya as a new partner. She invested rupees 10 lakh but did not want to share losses. The existing partner agreed that Divya will share only profit, not losses. She will not take part in day-to-day business. Her liability will be unlimited like other partners as per the Partnership Act. आई होप आप लोगों को पार्टनरशिप एक्ट पता होगा, नहीं है तो मैं 2 मिनट में आपको समझा दूंगी इसको। ठीक है, सिचुएशन 2 है, रॉन्गफुल एक्ट के बारे में बात किया जा रहा है बाय अ पार्टनर। इन 2022 पार्टनर रोहन took goods worth rupees 5 lakh from the firm's inventory and sold them privately without recording the sale. Aman and Chitra were unaware and the banks found discrepancies during stock audit. A customer filed a legal complaint for defective goods supplied by Rohan. तो यहाँ पर सिचुएशन क्या कह रहा है कि 3 पर्सन है, तीनों ने मिलकर एक बिजनेस स्टार्ट किया था फर्नीचर का 2018 में। अब उन्होंने एक रिटन पार्टनरशिप डीड ड्राफ्ट किया जिसमें वो प्रॉफिट्स को शेयर कर रहे हैं, कौन से रेशियो में, यानी कि 40:40:20। तो 40 आपका अमन का है इसमें शेयर, 40 रोहन का है एंड जो 20 है वो चित्रा का यहाँ पर शेयर है। ठीक है, ऑल द 3 एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन बिजनेस ऑपरेशन। तो जो भी बिजनेस का ऑपरेशन हो रहा है, तीनों के तीनों यहाँ पर एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो सिचुएशन 1 क्या कह रहा है कि एक नए पार्टनर को ऐड किया गया 2021 में, एक नया पार्टनर गाइस यहाँ पे ऐड किया गया एंड दे वांटेड टू ऐड किसको, मिस दिव्या एज अ न्यू पार्टनर। अब उन्होंने क्या किया, दिव्या ने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए बट डिड नॉट वांट टू शेयर द लॉसेस, बट वो यहाँ पर लॉस को शेयर नहीं करना चाहती। तो एग्जिस्टिंग पार्टनर अग्री करते हैं, यानी कि जो तीनों पार्टनर हैं वो अग्री करते हैं कि ठीक है, दिव्या जो है सिर्फ और सिर्फ शेयर को कौन से शेयर को यहाँ पर शेयर करेगी, प्रॉफिट्स वाले, जितने भी प्रॉफिट्स होंगे उसी को ये शेयर करेगी। रेस्ट अगर कोई भी लॉसेस है तो दिव्या उस लॉस को शेयर नहीं करेगी एज पर द पार्टनरशिप एक्ट। ठीक है, तो सी विल नॉट टेक अ पार्ट इन अ डे टू डे बिजनेस। ठीक, चलिए, एंड हर लायबिलिटी विल बी अनलिमिटेड लाइक अदर पार्टनर्स। नाउ दूसरा सिचुएशन ये कह रहा है कि 2022 में जो पार्टनर था, दूसरा नंबर वाला जो पार्टनर था जिसका नाम था रोहन ने यहाँ पर क्या किया है, कुछ गुड्स लिए हैं, कुछ सामान लिया है जिसका वर्थ था 5 लाख रुपया फॉर्म इन्वेंट्री से। ठीक है, और उसको सोल्ड कर दिया प्राइवेटली, यानी कि जो दोनों रेस्ट पार्टनर्स थे उनको पता ही नहीं है इसके बारे में कि इतना बड़ा जो है लॉस हो रहा है, इतना बड़ा फ्रॉड किया जा रहा है रोहन के द्वारा, यानी कि चित्रा और अमन दोनों ही अनअवेयर है। एंड बैंक फाउंड डिस्क्रिपेंसी ड्यूरिंग द स्टॉक ऑडिट। तो जब स्टॉक की ऑडिट की गई तो यहाँ पर डिस्क्रिपेंसीज फाउंड हुआ। अभी कस्टमर ने लीगल कंप्लेंट फाइल किया है फॉर द डिफेक्टिव गुड्स सप्लाइड बाय रोहन, जो रोहन के द्वारा डिफेक्टिव गुड्स को सप्लाई किया गया था प्राइवेटली। नाउ सिचुएशन 3 की तरफ चलेंगे गाइस। सिचुएशन 3 कहता है कन्वर्जन टू LLP, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप की बात की जा रही है। तो यहाँ पर आफ्टर दिस इंसिडेंट पार्टनर डिसाइडेड टू कन्वर्ट द फर्म इनटू एन LLP। क्यों? बिकॉज they wanted a limited liability, they wanted a separate legal identity, they wanted protections from wrongful act of the other partner. The firm were converted to a classic furniture LLP with 3 designated partner. तो थोड़ा सा यहाँ पर पार्टनरशिप एक्ट को मैं रिवाइज कराती हूँ आपको। तो एज पर द पार्टनरशिप एक्ट 1932 गाइस, पार्टनरशिप एक्ट आपको बताता है कि किस तरीके से पार्टनरशिप का बिजनेस वर्क करता है। सबसे पहली चीज तो यहाँ पर आप देखोगे कि जितने भी पार्टनर्स होते हैं बिफोर, अगर 1932 से पहले की अगर मैं बात करूं तो पार्टनरशिप का जो रूल था वो कैसे काम करता था, एज पर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट।
इस लीगल लॉ के आने से पहले एक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट चल रहा था जिसका नाम है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। अब इसके पहले बिफोर 1932 से पहले चलता था, ठीक है। बाद में क्या हुआ, एक सेपरेट लॉ को लाया गया था फॉर द पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के लिए सेपरेट लॉ को क्यों लाया गया, इसलिए लाया गया क्योंकि पार्टनरशिप एक सेपरेट लीगल एंटिटी होता है एंड दैट्स व्हाई इसके लिए एक सेपरेट लॉ को लाया गया जिसको हम पार्टनरशिप एक्ट 1932 बोलते हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या था कि पार्टनरशिप कैसे वर्क करता है गाइस, तो पार्टनरशिप कैसे वर्क करेगा, जब दो या दो से अधिक पीपल अग्री करेंगे कि दोनों ही साथ में मिलकर बिजनेस को रन करेंगे और उनके प्रॉफिट को शेयर करेंगे, तो उसे ही पार्टनरशिप कहते हैं। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे आप समझो, यहाँ पर एक पर्सन है, ठीक है, उसने सिंगली एक बिजनेस को रन कर रहा है, एक सिंगल पर्सन अपने बिजनेस को चला रहा है, तो उसको आप पार्टनरशिप बोल सकते हो क्या, नहीं बोल सकते हो, उसको हम क्या कहेंगे, सोल प्रोप्राइटरशिप बोलेंगे। लेकिन यहीं पे दो या दो से अधिक लोग, यानी कि मैं और मेरी फ्रेंड मिलकर के हम ये डिसाइड करते हैं कि हम एक बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं, तो दिस बिजनेस इज कॉल्ड द पार्टनरशिप, क्योंकि दो या दो से अधिक अगर लोग जुड़ जाए तो उसको हम पार्टनरशिप बोलते हैं, राइट। ये तो बेसिक है, ये बेसिक फंडा आप लोगों को समझ में आता होगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर मिनिमम अगर पार्टनरशिप में आपको काम करना है, पार्टनरशिप में अगर आप कोई भी बिजनेस रन कर रहे हो, तो मिनिमम आपको रिक्वायरमेंट होती है 2% की और मैक्सिमम रिक्वायरमेंट होती है 100% की, ठीक है। तो ये दोनों चीज भी याद रखिएगा, एग्जाम में यहाँ से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर ना आप देखोगे कि एक क्लियर यहाँ पर जो है नोटिफिकेशंस प्रोवाइड किया जाता है कि बिजनेस आपका लीगल होना चाहिए, सबसे पहला आपका यहाँ पर ये होता है, और दूसरा होता है कि म्यूचुअल एजेंसी होनी चाहिए। अब आप पूछोगे कि मैम ये म्यूचुअल एजेंसी क्या होता है पार्टनरशिप में। पार्टनरशिप में म्यूचुअल एजेंसी का ये मतलब होता है, जैसे कि मान लो कि 3 पर्सन ने मिलकर के एक फॉर्म को स्टार्ट किया है, जैसे यहाँ पर आप एग्जांपल में ले सकते हो। अब इसमें से कोई एक पर्सन है जिसने कैश क्रेडिट लोन या किसी भी प्रकार का लोन लिया है, ठीक है। तो जब उसने अगर यहाँ पर लोन लिया है, तो इवन इफ द अदर पार्टनर डिडंट साइन फॉर दिस पर्टिकुलर लोन, दे आर बाइंड, ठीक है, तो दे आर बाइंडिंग ऑन ऑल द पार्टनर्स। तो अगर कोई भी लॉस होता है, कोई भी अगर लोन से रिगार्डिंग दिक्कत आती है, तो तीनों को यहाँ पर भरपाई करनी पड़ती है, ठीक है। पार्टनरशिप में एक और फायदा आपको क्या देखने को मिलता है कि पार्टनरशिप में आप शेयर कर सकते हो प्रॉफिट को, ठीक है, विथ ऑल द पार्टनर्स, बट कंपलसरी नहीं है कि लॉसेस को भी हम यहाँ पर शेयर करें, ठीक है। चलिए, अब बात करेंगे एलएलपी के बारे में। तो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप होता है गाइस। तो एलएलपी का क्या मतलब है, तो एलएलपी एक आपका सिंगल सेपरेट लीगल एंटिटी माना जाता है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप बोलते हैं। अच्छा, इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कंपनी एंड अ पार्टनरशिप, ठीक है। तो जिस तरीके से आपका एक कंपनी होता है, इसी तरीके से आपका एलएलपी भी होता है। दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कंपनी एंड पार्टनरशिप, इसी को हम एलएलपी बोलते हैं। तो सवाल एक ये भी पूछा जाता है कि क्या किसी फॉर्म और किसी कंपनी को हम एलएलपी में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो बिल्कुल जवाब आपका यहाँ पर यस होगा। इसलिए सिचुएशन 3 आपको बता रहा है कन्वर्जन ऑफ एलएलपी के बारे में, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगर आप मिनिमम पार्टनर्स की बात करें, तो यहाँ पर मिनिमम 2 पार्टनर्स की रिक्वायरमेंट होती है इन केस ऑफ एलएलपी। ये भी मैं आपको बता देती हूँ, एलएलपी के केस में 2 पार्टनर्स की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होते हैं, जिसमें से आपका जो पार्टनर होता है, एक पार्टनर एटलीस्ट होना चाहिए, कहाँ का, इंडिया का, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे रिगार्डिंग योर एलएलपी एंड पार्टनरशिप। नाउ कमिंग टू द केस स्टडी गाइस, इतने सारे इंपॉर्टेंट मैंने आपको टॉपिक्स बता दिए हैं एलएलपी और पार्टनरशिप से रिलेटेड। तो अब हम चलेंगे क्वेश्चंस की तरफ, और क्वेश्चन 1 आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, एक सेकंड दे देंगे। हाँ, चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, व्हाट वाज द लीगल नेचर ऑफ द बिजनेस बिफोर कन्वर्जन। कन्वर्जन से पहले, यानी कि जब एलएलपी में कन्वर्ट किया जा रहा था बिजनेस को, तो उससे पहले वो क्या नेचर था उस बिजनेस का, कंपनी थी वो, एलएलपी थी, ट्रेडिशनल पार्टनरशिप था, या एचयूएफ था। तो सीधी सी बात है, कन्वर्जन से पहले वो एक ट्रेडिशनल पार्टनरशिप था, ठीक है। तो ट्रेडिशनल पार्टनरशिप्स जो होते हैं, तो दे आर गवर्न बाय द पार्टनरशिप एक्ट 1932, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि बिफोर 1932 किस तरीके का आपका लॉ चल रहा था, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट लॉ चल रहा था, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट चल रहा था, और उसके बाद आपका आ गया था पार्टनरशिप। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा गाइस, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिव्या वाज एडमिटेड एज अ पार्टनर who will share the profit but not losses, is this legally valid।
तो यस इट इज वैलिड, क्योंकि एज पर द पार्टनरशिप एक्ट और एज पर द पार्टनरशिप आपका जो भी जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है, उसके हिसाब से इट्स मैंडेटरी कि आप प्रॉफिट को शेयर करोगे, बट इट्स नॉट कंपल्सरी कि आपको लॉस को भी शेयर करना है, ठीक है। तो इट इज नॉट कंपल्सरी, लेकिन प्रॉफिट का आप शेयरिंग कर सकते हो, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। रोहन मिसयूज द फॉर्म गुड्स फॉर पर्सनल बेनिफिट एज पर द पार्टनरशिप एक्ट 1932, लायबिलिटी फॉर दिस एक्ट फॉल्स ऑन। अब जब मैं आपको पार्टनरशिप के बारे में बता रही थी, पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत, तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था लोन का, जिसमें 3 दोस्तों ने मिलकर के एक फॉर्म को स्टार्ट किया, जिसमें से कोई एक दोस्त उसमें से रॉन्गफुल डीलिंग्स करता है। तो क्या ये सबके लिए बाइंडिंग होगा? सभी के लिए बाइंडिंग होगा या नहीं होगा? तो ऑल द पार्टनर्स, यहां पर क्या होगा, तीनों के तीनों पार्टनर्स जो है यहां पर लेबल होंगे फॉर दिस एक्ट, वेदर आपने वो रॉन्गफुल डूइंग्स किया है या नहीं किया है। पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से तीनों के तीनों यहां पर क्या होंगे, लेबल होंगे। तो ऑप्शन बी गाइस क्या हो जाएगा, यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर कन्वर्जन टू एलएलपी व्हाट चेंजेस। तो जब हम एलएलपी में कन्वर्ट करते हैं तो क्या चेंज होगा गाइस, और एलएलपी में क्यों कन्वर्ट किया गया ये भी मैंने आपको बताया। तो 3 ऑप्शंस आपको दिख रहे, 4 ऑप्शंस दिख रहे हैं। पार्टनरशिप स्टिल हैव द अनलिमिटेड लायबिलिटी, एलएलपी गेट्स अ सेपरेट लीगल एंटिटी, पार्टनर रिमेन एजेंट फॉर ईच अदर, और एलएलपी कैन नॉट बी स्योर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एलएलपी गेट्स अ सेपरेट लीगल एंटिटी। तो यही आपका चेंज हुआ यहाँ पे, है ना। चलिए क्यों भाई, तो एलएलपी क्या होता है, इट इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी फ्रॉम पार्टनर्स, ये याद रखिएगा, ठीक है। और यहां पर जो होता है ना, पार्टनर्स का लायबिलिटी लिमिटेड होता है टू द कंट्रीब्यूशन। तो एलएलपी में जो पार्टनर की लायबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है, क्योंकि हमने देखा है एज पर द पार्टनरशिप एक्ट 1932, कोई भी एक पर्सन रॉन्गफुल डूइंग्स करता है तो तीनों को ही या जितने भी पार्टनर्स है सबको भरपाई करनी पड़ती है। लेकिन जब आप एलएलपी के केस में आ जाते हो, जब उसको कन्वर्जन करते हो, तो यहाँ पर जो कंट्रीब्यूशन होता है पार्टनर्स का वो लिमिटेड हो जाता है, ठीक है। तो यही आपका चेंज हुआ यहाँ पर। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। In the LLP, if one partner commits fraud, are other partners automatically liable? तो क्या इस केस में other partners आपके liable होते हैं? तो नहीं, यही तो बेनिफिट है LLP का, क्योंकि यहाँ पर लिमिटेड होती है कॉन्ट्रीब्यूशंस पार्टनर्स की, ठीक है। तो ये आपका नो हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। चलिए, मिनिमम पार्टनर्स आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म एन एलएलपी। अगर किसी एलएलपी को फॉर्म करना है तो मिनिमम कितने पार्टनर्स की गाइस रिक्वायरमेंट होती है? तो आपका मिनिमम 2 पार्टनर्स का रिक्वायरमेंट होता है, 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर होते हैं, जिसमें से एक जो है मस्ट बी द रेसिडेंट इन इंडिया, ठीक है। ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ ट्रेडिशनल पार्टनरशिप, यानी कि एज पर द कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 64 सॉरी, मैक्सिमम नंबर आपसे पूछा जा रहा है गाइस, क्या होगा यहाँ पे मैक्सिमम नंबर। तो मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि पार्टनरशिप के हिसाब से मिनिमम आपको 2 मेंबर की जरूरत होती है और मैक्सिमम 100 मेंबर्स की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पार्टनरशिप अराइजेस फ्रॉम। तो पार्टनरशिप कहां से गाइस अराइज होता है? आपको यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिख रहे होंगे, फ्रॉम द स्टेटस, कॉन्ट्रैक्ट, इनहेरिटेंस और रजिस्ट्रेशन। तो पार्टनरशिप एक्ट जो होता है ना, पार्टनरशिप अराइज होता है फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट, नॉट फ्रॉम द स्टेटस। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा एज पर द सेक्शन 5। For the section 5, पार्टनरशिप क्या है? पार्टनरशिप इज अ कॉन्ट्रैक्ट, जहां पर 2 और 2 से अधिक लोग म्यूचुअल अग्रीमेंट करते हैं कि वो रन करेंगे बिजनेस को, ठीक है, और शेयर करेंगे सारे प्रॉफिट्स, ठीक। तो उसे ही हम पार्टनरशिप बोलते हैं। आई होप गाइस आपको ये समझ में आया होगा। तो ये 8 जो है पार्टनरशिप से रिलेटेड मैंने आपको यहाँ पर केस स्टडी कराया है।
तो आपको इस तरीके के जितने भी एमसीक्यूज होते हैं, केस स्टडी बेस्ड जितने भी एमसीक्यूज आते हैं, उसको आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है जैसे मैं आपको सॉल्व करा रही हूँ। तो मेरा पढ़ाने का तरीका आज आपको समझ में आ गया होगा कि सबसे पहले तो मैं आपको केस स्टडी पढ़ूंगी एंड देन उससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स होंगे, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे, उसको मैं डिस्कस करूंगी एंड उसके बाद ही आपको मैं एमसीक्यूज कराऊंगी। तो इससे क्या होगा ना, 2-3 फायदे होंगे कि आपकी चीजें रिवाइज होती चली जाएगी। ठीक है, तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। कोई भी डाउट होगा गाइस तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शंस में पूछ सकते हैं। ये आपका केस स्टडी 2 है गाइस। क्वेश्चन को पढ़ेंगे ध्यान से। इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आते भी हैं। तो क्वेश्चन है यहाँ पर, ABC बैंक रिसीव लोन प्रपोजल फ्रॉम द 3 डिफरेंट कस्टमर्स, ईच ऑफरिंग डिफरेंट इमूवेबल प्रॉपर्टी एज अ सिक्योरिटी। तो यहाँ पर आपके पास 3 तरीके के सिनेरियो दिए हुए हैं क्योंकि हमने यहाँ पर 3 डिफरेंट कस्टमर्स की बात की है। तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में यहाँ पर डिस्कशन चल रहा है गाइस। तो आगे मैं आपको बताऊंगी उसके बारे में भी। तो पहला सिनेरियो देखेंगे कस्टमर 1 का। मिस्टर राज, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी एक्स है, कोई एक्स प्रॉपर्टी है, रेसिडेंशियल है, ठीक है। उस प्रॉपर्टी की यहाँ पर बात की जा रही है जिसमें पहला लिखा है कि राज नीड्स अ 2 करोड़ रुपीस लोन, ठीक है। तो 2 करोड़ का इनको यहाँ पर लोन चाहिए। He doesn't deliver possessions of the house, यहाँ पर वो अपने possessions हाउस का डिलीवर नहीं कर रहे हैं। He personally bind himself to repay the loan. He signed a registered mortgage deed, giving the bank the right to cause the property to be sold if he fails to repay. The property was acquired by Raj through inheritance 12 years ago. ठीक है, ये आपका पहला सिनेरियो है। Now coming to the second scenario, तो second customer कौन है? MS Green Farms Private Limited. अब ये कौन सा लैंड है? एग्रीकल्चर लैंड है गाइस, तो इसको हम प्रॉपर्टी वाई ले लेते हैं। तो द कंपनी नीड्स रुपीज 5 करोड़ वर्किंग कैपिटल। दे ऑफर एग्रीकल्चर लैंड एंड अग्री टू गिव पोजीशंस ऑफ द लैंड टू द बैंक। द बैंक इज अलाउड टू टेक इंटर विद द इंटेंशन ऑफ क्रिएटिंग अ सिक्योरिटी। नो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट इज एग्जीक्यूटेड। A memorandum of entry is prepared and appropriate stamp duty is paid. अगर इस तरीके के क्वेश्चंस और केस स्टडी आते हैं तो सबसे पहले आपके दिमाग में आता होगा कि भाई ये किस तरीके का केस स्टडी है। अगर आपको मॉड्यूल नहीं पता है, आपको टाइटल नहीं पता है इसका कि किस तरीके का टाइटल है, ये कौन से सब्जेक्ट से रिलेटेड ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तब तक आप इस तरीके की केस स्टडी को सॉल्व ही नहीं कर पाओगे। तो ये आपका मॉड्यूल डी चैप्टर नंबर 30 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी से रिलेटेड, इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड ये आपका केस स्टडी प्रोवाइड किया गया है। तो इसलिए मैंने कहा था कि कैब में थोड़ा डेप्थ में चीजों को हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको डेप्थ में चीजों को देखना पड़ेगा। तो चलिए अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर मॉर्गेज की बात की जा रही है, तो फटाफट से मैं आपको बता देती हूँ मॉर्गेज क्या होता है, टाइप्स ऑफ मॉर्गेज कौन कौन से हैं और तीनों केस स्टडी में कौन कौन से मॉर्गेज का टाइप्स लागू किया गया है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे मॉर्गेज के बारे में बात कर लेते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी के। तो मॉर्गेज का क्या मतलब होता है? मॉर्गेज का मतलब होता है जब भी आप लोन लेते हो, जैसे मान लो आपने होम लोन लिया, 10 लाख का होम लोन लिया है किसी भी XYZ बैंक से। अब उस केस में आपने अपने फ्लैट को एज अ सिक्योरिटी बैंक को प्रोवाइड किया है, ठीक है। दो आप उस फ्लैट में रह रहे हो, दिस इज कॉल्ड अ मॉर्गेज। तो आपने एज अ सिक्योरिटी अपने घर को, फ्लैट को बैंक्स को प्रोवाइड किया। तो एज अ सिक्योरिटी जिसको हम देते हैं उसी को हम बोलते हैं मॉर्गेज। यानी कि अ मॉर्गेज मींस गिविंग राइट्स ओवर योर इमूवेबल प्रॉपर्टी लाइक योर हाउस, लैंड टू अ लेंडर एज अ सिक्योरिटी फॉर अ लोन। तो इसमें ना कुछ टर्मिनोलॉजीज होते हैं गाइस, सारे टर्मिनोलॉजीज को धीरे धीरे करके समझिए। तो पहला है आपका मॉर्गेजर की बात की है। मॉर्गेजर कौन होता है? तो मॉर्गेजर जो लोन ले रहा है उसे हम बोलते हैं, यानी कि बोरोवर को बोलते हैं। मॉर्गेजी कौन होता है? लेंडर, यानी कि जो आपको लोन्स प्रोवाइड करता है, बेसिकली आपका बैंक हो गया। चलिए मॉर्गेज मनी क्या होता है गाइस? तो जो भी आप लोन अमाउंट रीपे करते हो प्लस इंटरेस्ट जो भी होता है उसको हम मॉर्गेज मनी कहते हैं। और मॉर्गेज डीड क्या होता है गाइस? डॉक्यूमेंट होता है, रिटन डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है। बैंक आपको पता है डॉक्यूमेंट में ही डील करती है, तो रिटन डॉक्यूमेंट को हम मॉर्गेज डीड कहते हैं, ठीक है। तो अब एक और सवाल यहाँ पर पूछा जाता है कि मॉर्गेज किस किस इमूवेबल प्रॉपर्टी पे अप्लाई किया जाता है? तो वो आपका हाउस हो सकता है पहला, दूसरा फ्लैट हो सकता है, ठीक है, तीसरा आपका प्लॉट हो सकता है एंड एग्रीकल्चर लैंड हो सकता है। इसी को बोलते हैं ना एग्रीकल्चर लैंड, ठीक। तो ये सारे आपके क्या है? इमूवेबल प्रॉपर्टीज होते हैं। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर सवाल ये आता है कि कौन यहाँ पर मॉर्गेजर बनता है, यानी कि कौन होता है बोरोवर? तो एनीवन
हु कैन लीगली ट्रांसफर द प्रॉपर्टी, जो लीगली प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे कोई भी हो सकता है, कोई भी एब्सोल्यूट ऑनर हो सकता है यानी कि जो ओन करता है प्रॉपर्टी को फुली, कोई को ऑनर हो सकता है यानी कि वन ऑफ द टू और मोर ओनर्स हो सकते हैं, कर्ता हो सकता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का, कोई गार्जियन हो सकता है माइनर का, ठीक है, लेकिन यहाँ पर कोर्ट की परमिशन लगती है, कोई एग्जीक्यूटर एडमिनिस्ट्रेटर हो सकता है, एडमिनिस्ट्रेटर हो सकता है ऑफ द डिजीज पर्सन एस्टेट्स, ठीक है। तो ये आपके कौन होते हैं, मॉर्गेजर होते हैं, बोरोवर बेसिकली होते हैं। नाउ कमिंग टू द टाइप्स ऑफ मॉर्गेज, तो यहाँ जो केस स्टडी है ना टोटली आपके टाइप्स ऑफ मॉर्गेज से ही बताया गया है, टाइप्स ऑफ मॉर्गेज से रिलेटेड ही आपका केस स्टडी है। तो सबसे पहले यहाँ पर सिंपल मॉर्गेज की बात करेंगे। तो एज पर द सेक्शन 58B गाइस, कौन है यहाँ पर सिंपल मॉर्गेज? तो सिंपल मॉर्गेजर का मतलब होता है मॉर्गेजर डजंट गिव पोजीशन ऑफ द प्रॉपर्टी। मॉर्गेजर कौन है, टर्मिनोलॉजी मैंने बताया था, ये एक बोरोवर है। जब बोरोवर अपने प्रॉपर्टी का पोजेशंस बैंक को नहीं प्रोवाइड करता है तो उसे सिंपल मॉर्गेज के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर एग्जांपल से इसको समझ लीजिए सो दैट आपके लिए थोड़ा सा ये आसान हो जाए। तो सिंपल मॉर्गेज में क्या पास सिक्योरिटी के तौर पे होता है, बैंक के पास होता है। जिस दिन आपने लोन अमाउंट को रीपे कर दिया उस केस में ये फ्लैट आपका था, पहले भी था, अभी भी है, लेकिन अगर आप रीपे नहीं करते हो उस केस में बैंक क्या करती है, बैंक यहाँ पर कोर्ट से परमिशन लेती है या सरकारी एक्ट लगाती है और उस केस में आपके प्रॉपर्टी को सेल कर दिया जाता है। इसी को सिंपल मॉर्गेज बोलते हैं, बेसिक मॉर्गेज है गाइस, ठीक है। तो इसी को सिंपल मॉर्गेज के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट जो आपका मॉर्गेज होता है ना, इसको हम बोलते हैं मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल। तो सेक्शन 58C इसके बारे में बताता है। अब इसमें क्या होता है, मॉर्गेजर प्रिटेंड करता है, प्रिटेंड्स टू सेल द प्रॉपर्टी टू द बैंक, बट इट इज नॉट अ फुल सेल, इट इज अ कंडीशनल। नाम से ही पता चल जाना चाहिए था कंडीशनल सेल की बात कर रहा है। तो कंडीशनल सेल में ऐसा तो हो नहीं सकता कि हमने अपने प्रॉपर्टी को दिया और वहां पर कोई कंडीशंस नहीं लगेगा, बिल्कुल यहाँ कंडीशंस होता है। यानी कि यहाँ पर कंडीशंस ये होता है कि जब आप अपने फ्लैट को एज अ मॉर्गेज बैंक को प्रोवाइड करते हो, एज अ सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हो, तो उस केस में आपके पास 3 तरीके के कंडीशंस होते हैं कि अगर आपने लोन को रीपे नहीं किया है तो उस केस में सेल बिकम फाइनल, यानी कि बैंक आपकी प्रॉपर्टी को बेच देगी, ठीक है। लेकिन अगर आपने लोन को रीपे कर दिया है तो उस केस में सेल बिकम वॉइड, यानी कि उस केस में सेल को नलिफाई कर दिया जाता है, बैंक आपके प्रॉपर्टी को रीट्रांसफर कर देती है आपको। ये कंडीशंस होता है, ठीक है। तो लोन अगर आपका रीपे होता है, नहीं रीपे किया तो उस केस में बैंक इज द एब्सोल्यूट ओनर, यानी कि फुल एंड फाइनल ये बैंक का प्रॉपर्टी हो जाता है। लेकिन ये जो कंडीशंस होते हैं, क्या ये वर्बल कंडीशन होता है? नहीं, दिस इज नॉट अ वर्बल कंडीशन, दिस इज अ रिटन इन द सेम डॉक्यूमेंट। इफ नॉट रिटन, नॉट वैलिड। अगर रिटन नहीं है तो ये वैलिड नहीं होता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, मॉर्गेज बाय कंडीशन ऑफ कंडीशनल सेल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो आता है टाइप, उसको हम बोलते हैं यूसुफ्रक्चरी मॉर्गेजेस। सेक्शन 58D इसके बारे में बताता है, यूसुफ्रक्चरी मॉर्गेज के बारे में। अब इसमें क्या होता है, हम अपने पोजीशंस बैंक को प्रोवाइड करते हैं। अब बैंक यहाँ से कलेक्ट करती है रेंट को। एग्जांपल के तौर पे एग्रीकल्चर लैंड को लीजिए, यहाँ पे एग्जांपल से समझिए। मान लीजिए राम के पास अपना एक बगान है, बगीचा है, मैंगो का बगीचा है, ठीक है। जिस मैंगो के बगीचे को उसने किसको दे दिया है, बैंक को दे दिया है, ठीक है। उसकी पूरी पोजीशन बैंक को दे दी गई है। तो अब इस केस में बैंक क्या करेगा कि एवरी ईयर जब भी मैंगो का सीजन आएगा ना, मैंगो को बेच करके जो भी लोन का इंटरेस्ट होगा वो यहाँ पर रीपे करेगा। तो जो भी आपका लोन है, जो भी इंटरेस्ट है, उसको बैंक कैसे एडजस्ट करती है, इनकम से। तो आम को बेच दिया, आम राम का प्रॉपर्टी था, राम का वो बगीचा था, राम के बगीचे से आम बेच करके सारे लोन को एडजस्ट किया जाता है। तो यहाँ पर ना मॉर्गेजर का कोई भी लायबिलिटी होता ही नहीं है। तो मॉर्गेजर डजंट पर्सनली प्रॉमिस टू रीपे। आप उसकी प्रॉपर्टी को ले लो और उसकी प्रॉपर्टी से जो भी इनकम आ रहा है, जो भी रेंट आ रहा है, उससे बैंक यहाँ पर पूरी की पूरी भरपाई करती है। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। नाउ कमिंग टू द फोर्थ वन, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश मॉर्गेज। सेक्शन 58E इसके बारे में बताता है। तो अब इंग्लिश मॉर्गेज क्या होता है गाइस? तो इंग्लिश मॉर्गेज में मॉर्गेजर प्रॉमिस करता है कि वो रीपे करेगा लोन को ऑन अ फिक्स डेट, ठीक है। तो मॉर्गेजर यहाँ पर ट्रांसफर करता है फुल ऑनरशिप टू द बैंक इमीडिएटली आप यहाँ पर पूरा का पूरा जो ओनरशिप होता है वो बैंक को ट्रांसफर करते हो। और इस केस में आप यहाँ पर प्रॉमिस भी करते हो, आप ये बोलते हो कि इस पर्टिकुलर डेट तक, एक फिक्स डेट होता है, इस डेट तक आप रीपे कर दोगे। अगर आप नहीं रीपे करते हो तो पूरा का पूरा प्रॉपर्टी किसका हो जाएगा,
बैंक का हो जाएगा। ठीक है, तो जनरली आप यहाँ पर देखोगे जितने भी कॉर्पोरेट लोन होते हैं गाइस और जितने भी आपके एनआरआई लोन्स होते हैं उसके केस में ना हम इंग्लिश मॉर्गेज का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इंग्लिश मॉर्गेज उसी के केस में ज्यादा किया जाता है, ये चीज याद रखना है आपको। चलिए नाउ नेक्स्ट वन इज द मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ द टाइटल डीड, जिसको इक्विटेबल मॉर्गेज के नाम से जानते हैं। सेक्शन 58F इसके बारे में बताता है। तो यहां पर आप अपने प्रॉपर्टी के ओरिजिनल पेपर्स बैंक को प्रोवाइड करते हो। ठीक है, इसी को बोलते हैं इक्विटेबल मॉर्गेज। ठीक है, तो यही लिखा है यहाँ पर, मॉर्गेजर गिव्स द ओरिजिनल प्रॉपर्टी पेपर्स टाइटल डीड्स टू द बैंक। तो सिंपली आप जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो हैंड ओवर कर देते हो। लेकिन जहां पे भी आपकी प्रॉपर्टी होती है ना, वहां का अपना एक स्टेट लॉ होता है। ठीक है, उसके हिसाब से आप यहाँ पर स्टैम्प वगैरह यहाँ पे लगाई जाती है। ठीक है, स्टैम्प ड्यूटीज, स्टैम्प जो भी आपका होता है ना, वो सारी चीजें एज पर योर स्टेट लॉ होता है। ठीक है, तो ये आपका कौन सा मॉर्गेज होता है, मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ द टाइटल डीड्स। लास्ट आता है सिक्स्थ, जिसको हम बोलते हैं एनॉमलस मॉर्गेज। अब जो किसी भी पांचों टाइप्स में से मॉर्गेज में जो फिट नहीं आता है उसको हम एनॉमलस मॉर्गेज बोलते हैं। ये कौन सा सेक्शन आपको बता रहा है, सेक्शन 58G इसके बारे में बता रहा है। और इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द टाइप्स, तो जितने भी टाइप्स है तो कोई दो टाइप्स के कॉम्बिनेशन का ये मॉर्गेज होता है, इसको हम एनॉमलस बोलते हैं। यानी कि एक हो सकता है इसमें इक्विटेबल मॉर्गेज और एक आपका यहाँ पर हो सकता है यूसुफ्रैक्चरी मॉर्गेज। ठीक है, तो क्या हुआ, दो तरीके के कॉम्बिनेशन का जो मॉर्गेज होता है उसको हम एनॉमलस मॉर्गेज बोलते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि क्या होता है मॉर्गेज और कितने टाइप्स के मॉर्गेज है। अब थोड़ा सा आपको केस स्टडी समझ में आया होगा। तीन सिनेरियो आपको, चलिए बैक तीन सिनेरियो मैं दिखा देती हूँ। कौन कौन से सिनेरियो है फटाफट से आइए। तो पहला सिनेरियो में क्या था कि ये रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखो 2 करोड़ का राज ने लोन लिया है, वो डिलीवर नहीं कर रहा है पोजीशन को अपने। जब अपने पोजीशन को ये डिलीवर नहीं कर रहा है तो ये किस तरीके का मॉर्गेज है गाइस, यहाँ पर सीधी सी बात है, आपको फिगर आउट हो गया होगा कि ये तो सिंपल मॉर्गेज की बात की जा रही है। ठीक है, तो पहला केस स्टडी यहां से समझ में आया। दूसरा देखेंगे तो दूसरे केस में क्या कह रहा है कि कोई ग्रीन फार्म प्राइवेट लिमिटेड है, एग्रीकल्चर लैंड है गाइस। ठीक है, अब एग्रीकल्चर लैंड की बात की गई है तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा ये किस तरीके का है, जिसे फ्रक्चर्स बोलते हैं ना, इसको फ्रक्चरल मॉर्गेज। तो ये वो वाला मॉर्गेज है। आप थर्ड वाले पे आएंगे जहां पर कॉमर्शियल प्रॉपर्टी की बात की जा रही है। ठीक है, जहां पर ओरिजिनल टाइटल डीड्स प्रोवाइड किया जा रहा है। तो ओरिजिनल टाइटल डीड्स कहां पे प्रोवाइड किया जाता है, इक्विटेबल मॉर्गेज के केस में। तो आई होप ये तीनों के तीनों जो आपके सिनेरियो थे आपको क्लियर हो गया होगा कि पहला प्रॉपर्टी जो है, प्रॉपर्टी एक्स आपका सिंपल मॉर्गेज है, प्रॉपर्टी वाई यूसुफ्रैक्चरी मॉर्गेज है एंड प्रॉपर्टी जेड जो है इक्विटेबल मॉर्गेज है। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन, आई होप अब ये डाउट क्लियर हुआ होगा। तो फटाफट से ना हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और उससे पहले एक और चीज मैं बता देती हूँ, क्योंकि बहुत सारे जो कैंडिडेट्स होते हैं उनको बड़ा दिक्कत आ जाता है ये छयों को समझने में। तो मैंने ना आपके लिए एक अलग से टेबल बना दिया है। ठीक है, इस टेबल में आपको पोजीशन, पर्सनल लायबिलिटी और की फीचर्स तीनों मैंने चारों के चारों टाइप्स का बताया है। ठीक है, जैसे कि सिंपल मॉर्गेज के केस में देखेंगे कोई भी बोरोवर का पोजीशन नहीं होता है, कंडीशनल सेल में भी कोई पोजीशन नहीं होता है, यूसुफ्रैक्चरी में होता है। ठीक है, इंग्लिश वाले में कोई नहीं होता है, डिपॉजिट्स ऑफ टाइटल डीड्स में भी नहीं होता, और एनोमलस में क्या होता है, इसमें आपका डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ पर बाकी चीजें मैंने की फीचर्स डाल दिया है। सिंपल मॉर्गेज में बैंक प्रॉपर्टी को सेल कर देती है, सेल बिकम फाइनल इफ द डिफॉल्ट। कंडीशनल सेल में और बैंक टैक्स द रेंट और इनकम, जैसे एग्रीकल्चर लैंड के केस में दिख रहा था। और यहाँ पर देखो ओनरशिप को ट्रांसफर किया जाता है टू द बैंक, इंग्लिश के केस में देखा गया। ठीक है, और आपका इक्विटेबल में हमने ओरिजिनल पेपर्स की बात की थी, टाइटल्स की बात की थी, और एनोमलस में आपका कॉम्बिनेशन टाइप का होता है। ठीक है, तो ये आपके फीचर्स है जो आपको सारे फीचर्स को भी गाइस याद रखने हैं। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन, अब हम क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आई होप आपको इससे ना चीजें रिवाइज हो रही होगी, क्योंकि मैं अपना जो केस स्टडी लेकर के आ रही हूँ उसमें आपको मैं कॉन्सेप्ट भी दे रही हूँ। तो आई होप आपके लिए ये थोड़ा सा फ्रूटफुल होता होगा। चैट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए, प्रॉपर्टी एक्स ऑफ अ राज रिप्रेजेंट विच टाइप ऑफ मॉर्गेज। अब बताओ प्रॉपर्टी एक्स जो था राज का, ठीक है, 2 करोड़ का जिसपे उसने लोन लिया था, जहां पर वो अपनी प्रॉपर्टी का कोई भी पोजीशंस जो है सेल नहीं कर रहा है टू द बैंक, तो इसको कौन सा मॉर्गेज बोलते हैं गाइस, इसको सिंपल मॉर्गेज बोलते हैं। तो अगर आपको टॉपिक पता होगा ना तो इस तरीके की केस स्टडीज बनाने के लिए ना बड़ा आसान हो जाएगा। 2 मिनट लगेंगे इस तरीके के केस स्टडी को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा गाइस, इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ व्हाट इज द लीगल स्टेटस ऑफ राज एज अ मॉर्गेजर। क्या लीगल स्टेटस है यहाँ पर राज का,
तो देखिए सिंपल मॉर्गेज के केस में राज ही एब्सोल्यूट ऑनर है, अभी बैंक के पास इसकी पोजीशंस नहीं गई है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो 4 ऑप्शन है। नॉट कॉम्पिटेंट एज अ प्रॉपर्टी वाज इनहेरिटेड कॉम्पिटेंस बिकॉज ही इज द एब्सोल्यूट ऑनर, कॉम्पिटेंट ओनली इफ ही टेक्स द कोर्ट परमिशन, कंपनी मस्ट गिव ऑथराइजेशन। तो इसमें तो और भी आसान है, लो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, कॉम्पिटेंट बिकॉज ही इज द एब्सोल्यूट ऑनर। ठीक है, चलिए ऑप्शन बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। Now, what type of mortgage is created by Green Farm Private Limited on property Y? प्रॉपर्टी Y किस तरीके का था, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया केस स्टडी में कि ये प्रॉपर्टी Y कैसा है गाइस, इंग्लिश मॉर्गेज है या मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल है, यूसुफ्रक्शरी मॉर्गेज है या एनोमलस मॉर्गेज है। अब तो आपको ये तीनों ही चारों ही टॉपिक समझ में आ गया होगा। आप बता दो कि कौन सा है ये ग्रीन फार्म, एग्रीकल्चर लैंड है, ये कैसा है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यूसुफ्रक्शरी ये मॉर्गेज है। क्यों? क्योंकि इस केस में जो भी रेंट और इनकम आ रहा है इस प्रॉपर्टी से, उससे बैंक क्या कर रही है, इंटरेस्ट को, लोन को रीपे कर रही है। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, इन अ यूसुफ्रक्शरी मॉर्गेज द मॉर्गेजी, यानी कि बैंक की बात कर रहा है, मॉर्गेजी की बात कर रहा है, कैन sue for the sale, cannot recover money personally from the mortgagor, must return possession immediately and must register the mortgage mandatorily। तो इसमें से कौन सा करेक्ट है, ये तो मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले ही बताया था। इसका क्या हो जाएगा गाइस करेक्ट आंसर, इसका हो जाएगा कैन नॉट रिकवर मनी पर्सनली फ्रॉम द मॉर्गेजर, यानी कि जो बोरोवर है उससे आप पर्सनली यहाँ पर रिकवर नहीं करते हो। क्यों? क्योंकि आपको मैंने अभी मैंगो के बगीचे का एग्जाम्पल दिया था, आम के बगीचे का, राम का आम का बगीचा है। अब उस बगीचे को, राम के बगीचे को बैंक को एज अ पोजीशन प्रोवाइड किया गया है। तो हर साल क्या करेगी बैंक, उस आम के बगीचे से आम को बेचेगी और वहां से जो भी इनकम आएगा उससे यहाँ पर सारे के सारे इंटरेस्ट और लोन को रीपे करती है। ठीक है, तो यहाँ पर पर्सनल जो है राम मनी को रिकवर नहीं करता है, जो भी इनकम आता है उससे रिकवरी होती है। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्हाट टाइप ऑफ मॉर्गेजी इज क्रिएटेड बाय इमरान, प्रॉपर्टी जेड की बात की जा रही है, कॉमर्शियल प्रॉपर्टी थी वो, केस स्टडी आपने पढ़ा होगा ध्यान से। अब 4 ऑप्शन है, इंग्लिश मॉर्गेज, सिंपल मॉर्गेज, मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ द टाइटल डीड जिसको हम इक्विटेबल मॉर्गेज बोलते हैं, और मॉर्गेज बाय द कंडीशनल सेल। तो हमने प्रॉपर्टी जेड के केस में क्या देखा था कि यहाँ पर टाइटल डीड्स यानी कि ओरिजिनल प्रॉपर्टी के पेपर्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, राइट। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। याद है कि स्टडी या भूल गए? चलो मैं प्रैक्टिस के लिए वैसे आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगी, डोंट वरी। ठीक है, अब एक और देखिए, द मोमेंटम ऑफ एंट्री रिक्वायर्स, मोमेंटम ऑफ एंट्री आपको किसमें देखने को मिलता है, इक्विटेबल मॉर्गेज के केस में देखने को मिलता है, जिसमें स्टैंप ड्यूटी कैसी लगती है, एज पर द स्टेट। ठीक है, तो स्टेट एक्ट के हिसाब से लगता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो जिस भी स्टेट की आपकी प्रॉपर्टी होगी उसी के एक्ट के हिसाब से, तो आपका लॉ के हिसाब से ही तो काम करेगा ना आपका पेपर। ठीक है, तो स्टैंप ड्यूटी कैसे होता है, एज पर द स्टेट एक्ट होता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा गाइस, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, आई होप आपको यहां तक समझ में चीजें आ गई होगी। तो आज केस स्टडी सेकंड था, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्ट के हिसाब से। चैप्टर नंबर 30 है, मॉड्यूल डी है। इसी तरीके से मैं आपके लिए 2-4 और केस स्टडीज लेकर आऊंगी गाइस। इस तरीके की केस स्टडीज को आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, और साथ के साथ मैं कॉन्सेप्ट भी दे रही हूँ इससे रिलेटेड, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम्स ना आए जब आप यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरा डिस्प्यूट, पहला डिस्प्यूट मैंने बताया, दूसरा डिस्प्यूट यहाँ पर क्या हुआ कि अरविंद विड्रॉ हिज कंसेंट। अब इस केस में अरविंद क्लेम कर रहा है कि आई प्लेस द एफडी अंडर प्रेशर। अब वो कह रहा है कि जो भी उसने एज अ सिक्योरिटी एफडी के जो भी रिसिप्ट थे, डॉक्यूमेंट्स थे, एज अ सिक्योरिटी जो बैंक को प्रोवाइड किया था, वो कह रहा है वो अंडर प्रेशर उसने दिया है। नाउ आई विड्रॉ माई कंसेंट, बैंक कैन नॉट यूज माई एफडी। ठीक, चलिए डिस्प्यूट 3 कह रहा है एफडी मैच्योरिटी के बारे में। तो ड्यूरिंग दिस डिस्प्यूट द एफडी मैच्योर। अब इस डिस्प्यूट के दौरान क्या हुआ, एफडी हो गई मैच्योर। जब मैच्योर हो गई एफडी तो अरविंद इंस्ट्रक्ट द बैंक, अरविंद यहाँ पर बैंक से कह रहा है रिलीज माय एफडी अमाउंट इमीडिएटली, मेरे एफडी अमाउंट को इमीडिएटली जो है आप क्या करो, रिलीज कर दो। इट कैन नॉट बी एडजस्टेड अगेंस्ट द लोन। बैंक रिफ्यूजेस सेइंग एफडी इज प्लेस्ड। ठीक है, तो ये आपके 3 डिस्प्यूट्स थे और ये आपका केस स्टडी है। 2-3 चीजें यहाँ पे बता देते हो, फिर क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। तो कॉन्ट्रैक्ट का गाइस क्या मतलब होता है, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है जब 2 लोग एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं, तो यहाँ पर एक लीगल सिस्टम इस चीज को इंश्योर करता है कि ये प्रॉमिस दोनों के द्वारा ही फॉलो किए जा रहे हों। ठीक है, तो इस सिस्टम को प्रोवाइड करने वाला लॉ कौन सा है, उसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है ना,
को लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। नाउ तो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो होता है, यानी कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ये एक अग्रीमेंट होता है जो कि आपका इन्फोर्सेबल होता है बाय अ लॉ। तो लॉ के द्वारा ये इन्फोर्सेबल होता है। तो इसका आपको एक फॉर्मूला भी पता होगा, कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल्स टू क्या होता है, जो भी आपका अग्रीमेंट है और अग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सेबिलिटी बाय लॉ, यही होता है ना, ये आपका एक बेसिक फॉर्मूला होता है। तो जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, कई सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स जो है आपके अग्रीमेंट्स हो सकते हैं, लेकिन सारे अग्रीमेंट्स आपके कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं, ये भी आपको पता होगा। तो किसी भी अग्रीमेंट को अगर कॉन्ट्रैक्ट होना है तो क्या कौन कौन से कंडीशंस होते हैं, तो पहला तो ये होता है कि वो जो भी पार्टीज है ना उनकी कंसेंट मांगी जाती है, ठीक है, तो फ्री कंसेंट की यहाँ पर बात की जाती है। उसके बाद कॉम्पिटेंट पार्टीज के पार्टीज के यहाँ पर कंसेंट के बाद यहाँ पर लॉफुल ऑब्जेक्ट लॉफुल कंसिडरेशन की बात की जाती है, राइट। यहाँ पर इसके अलावा भी आपके 2-3 और कॉन्सेंट होते हैं, लॉफुल ऑब्जेक्ट, ये सब आपको पता होगा, ये ऑलरेडी आपने पढ़ा होगा, अगर आपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन स्टार्ट की है तो डेफिनेटली आपको ये सारी चीजें पता होगी, ठीक है। कॉम्पिटेंट पार्टीज में क्या होता है कि दोनों साउंड माइंड के होने चाहिए, उम्र कितनी होनी चाहिए, 18 साल से ऊपर होनी चाहिए, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आ पाएंगे। तो इंडिया में जो है आपका कौन सा कॉन्ट्रैक्ट चलता है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, इसके हिसाब से हम यहाँ पर लॉ को चलाते हैं, राइट। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है और केस स्टडी क्या है, इसको हम यहाँ पर क्वेश्चंस के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। तो 2-3 पॉइंट्स थे जो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन से ही और भी कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते चलेंगे। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि इन कविता, अब कविता है कौन, अरविंद की वाइफ है, ये गारंटर बनी है। एक चीज ध्यान रखिएगा कि जब भी कोई गारंटर बनता है तो गारंटर को तो वैसे भी कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। गारंटर क्यों बनाए जाते हैं, गारंटर इसलिए बनाए जाते हैं ताकि जो भी आपका प्रिंसिपल डेटर है, यानी कि जो भी, जैसे प्रिंसिपल डेटर इसके केस में कौन है, अरविंद है, तो अगर अरविंद डिफॉल्ट बन जाता है या अरविंद पे नहीं कर पाता है तो गारंटर यहाँ पे प्रॉमिस करता है कि वो पे करेगा, बैंक से प्रॉमिस करता है, राइट, उसी को गारंटर बोलते हैं। अब इवन उसको बेनिफिट मिले या ना मिले, वो यहाँ पर क्या है, एज पर द कॉन्ट्रैक्ट, ये तो बाइंड हो गया ना कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से, इसको सारे लॉ को मानना पड़ेगा अगर अरविंद डिफॉल्ट होता है उस केस में, राइट। तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चन पढ़िए, इस कविता आर्ग्यूमेंट नो कंसिडरेशन फॉर द गारंटी वैलिड। तो जो कविता यहाँ पे आर्ग्यूमेंट कर रही थी, डिस्प्यूट 2 जो आपने देखा है, डिस्प्यूट 2 में कविता क्या कह रही है कि भैया हमें तो कोई बेनिफिट नहीं मिला है एज अ गारंटर, तो मेरा तो इसमें कोई मतलब अगर मेरा पति डिफॉल्टर बनता है तो मैं इसके लिए लायबल नहीं हूँ। कविता का ये डिस्प्यूट था। लेकिन अब आप मुझे बताओ, केस स्टडी को पढ़ने के बाद और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट को समझने के बाद इसमें आपके पास 4 ऑप्शंस है कि क्या कविता का आर्गुमेंट यहाँ पर वैलिड है, हाँ या ना। यस बिकॉज शी डिडंट गेट एनी बेनिफिट। ऑप्शन बी, नो बिकॉज कंसिडरेशन फॉर द प्रिंसिपल डेटर इज एनफ। Option C, yes because the guarantee must be supported by a separate consideration. Option D, yes because guarantee must be written. तो मैंने आपको क्या बोला, वेदर आपको बेनिफिट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, आप यहाँ पर जो प्रिंसिपल डेटर है यानी कि जो अरविंद है उसी का यहाँ पर कंसिडरेशन एनफ होगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो अंडर द सेक्शन 127 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, कंसिडरेशन जो होगा प्रिंसिपल डेटर का उसी को सफिशिएंट माना जाता है फॉर द गारंटर। तो ऑप्शन बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। गाइस आज वीडियो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है, आई नो, प्लीज बेयर विथ मी। आज मेरा नेटवर्क सही नहीं है बट स्टिल आई होप साउंड वगैरह आ रही होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कैन अरविंद विथड्रॉ कंसेंट आफ्टर प्लेसिंग द एफडी। तो एफडी को प्लेस करने के बाद क्या अरविंद अपने कंसेंट को विड्रॉ कर सकता है। देखिए यहाँ पर ना जब भी आप प्लेस देते हो किसी भी, जैसे मान लो आपने लोन लिया है, अब उस केस में कोई भी प्लेस या कोई भी सिक्योरिटी बैंक को प्रोवाइड करते हो, ठीक है। तो जब आप बैंक को प्लेस प्रोवाइड करते हो ना गाइस, तो उस केस में बोरोवर डिलीवर करता है। सबसे पहला कंडीशन क्या होता है कि बोरोवर यहाँ पर डिलीवर करता है जो भी प्लेज होगा, जो भी आपका सिक्योरिटी होगा। इस केस में एफडी है तो एफडी के जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे ना वो बैंक को प्रोवाइड किया होगा, पहला कंडीशन। दूसरा, बोरोवर ने साइन भी किया होगा, तो जो भी वो प्लेज दे रहा है उसको इसने यहाँ पर साइन भी किया होगा, अरविंद ने उसको साइन भी करके रखा है। तो अब इस केस में अगर एक बार ये दोनों ही कंडीशंस मेट हो गए, जिसमें आपने प्लेज भी प्रोवाइड कर दिया और साइन भी कर दिया, तो इस केस में आप रिवोक नहीं कर सकते हैं या कैंसिल नहीं कर सकते हैं गाइस अपने प्लेज को।
ये चीज आप ध्यान में रखिएगा कि अगर आपने एक बार साइन कर दिया, आपने कॉन्ट्रैक्ट और टर्म कंडीशन के हिसाब से सारी चीजें फुलफिल कर दी है, उसके बाद में आप कहते हो कि मैं रिवोक करना चाहता हूं या चाहती हूं, ऐसा नहीं होता है। तो क्वेश्चन यही पूछ रहा है, ऑलरेडी अरविंद यहाँ पर साइन कर चुका है, डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर चुका है, तो कैन अरविंद विड्रॉ द कंसेंट आफ्टर प्लेसिंग द एफडी, हाँ या ना? अब बताइए, चार ऑप्शन है। यस बिकॉज प्लेस कैन बी रिवोक्ड एनी टाइम, no place become a completed contract when the FD is delivered to the bank. Option C, yes if guarantor agrees, and option D, only court can decide. तो नहीं, एक बार अगर आपने कंप्लीट कर दिया, मैंने कहा दो टर्म्स एंड कंडीशंस जो थे जो फुलफिल हो चुके हैं एज पर द कॉन्ट्रैक्ट, तो अब आप प्लेस को ऐसा नहीं है कि उसको रिवोक कर लोगे या कैंसिल कर लोगे, बिल्कुल नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इस ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आइए, आफ्टर एफडी मैच्योरिटी कैन अरविंद डिमांड रिलीज ऑफ द फंड? नहीं, यहां पर अगर एफडी मैच्योर हो गई है और जिस लेवल पे अरविंद यहाँ पर डिस्प्यूट 3 में कह रहा है कि जितनी जल्दी हो सके इमीडिएटली रिलीज कर दो, तो ऐसे यहाँ पर बैंक रिलीज नहीं कर सकती है, क्योंकि अब बैंक का पूरा उस पर राइट हो गया है। यानी कि अगर अरविंद अपने लोन अमाउंट को नहीं पे करता है तो उस केस में जो भी प्लेज दिया गया है बैंक को, अब उस पर बैंक का राइट होता है, ठीक है। तो राइट ऑफ लीन होता है एंड कैन एडजस्ट इट अगेंस्ट द लोन। तो जो भी लोन यहाँ पर अरविंद ने लिया है उसके हिसाब से उसको एडजस्ट करेगा। तो ऐसा नहीं है कि आपने लोन लिया है अगेंस्ट एफडी, तो प्लेज दे करके एफडी को, तो उस केस में आप इमीडिएटली डिमांड नहीं कर सकते हो अपने फंड को रिलीज करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नो बैंक हैज द राइट ऑफ लीन एंड कैन एडजस्ट इट अगेंस्ट द लोन, ठीक है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ अ गारंटी साइंड बाय कविता? अब कविता ने जो गारंटी को साइन किया था, ठीक है, एज अ गारंटर जो इसने साइन किया था वो कैसा साइन था? वाइड था, वाइडेबल था, वैलिड एंड इनफोर्सेबल था या इलीगल था? तो एज पर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 ये बिल्कुल ही वैलिड और इनफोर्सेबल बाय लॉ था। तो ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच प्रिंसिपल अलाउ द बैंक टू एडजस्ट एफडी टुवर्ड्स द लोन? तो अरविंद के केस में कौन सा यहाँ पे प्रिंसिपल अलाउ कर रहा है बैंक को कि वो एडजस्ट करेगा एफडी को अगेंस्ट द लोन, जो लोन अरविंद ने यहाँ पर लिया है? तो चार ऑप्शन है, बेलमेंट, हाइपोथिकेशन, जनरली या प्लेज। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अगेन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्लेज इज द करेक्ट आंसर। तो ये आपका छोटा सा अगेन केस स्टडी था गाइस। आज का केस स्टडी बहुत ज्यादा बड़ा नहीं था। मॉड्यूल डी चैप्टर नंबर 25A से मैं ये केस स्टडी लेके आई हूँ। तो अभी जितने भी मैं केस स्टडी लेकर के आई हूँ सारे मॉड्यूल डी के ही लेकर के आई हूँ। इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है, इसीलिए हम इसी के केस स्टडीज को करेंगे गाइस, ठीक है। और ये वाला जो आपको पीडीएफ है मैं आपको अभी टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगी। किन्हीं को प्रैक्टिस करना होगा केस स्टडीज को तो केस स्टडी को प्रैक्टिस कीजिएगा। वीडियो में मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया है, तो इस कॉन्सेप्ट को भी आप लोगों को याद रखना है। 2-3 कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको वीडियो के थ्रू समझा दिया है। आई होप आपको ये वीडियो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट भी लग रही होगी। तो पहला है आपका, अ कस्टमर फाइल्स एंड राइट टू इंफॉर्मेशन एप्लीकेशन टू अ पब्लिक सेक्टर बैंक्स आस्किंग फॉर द डिटेल्स ऑफ हिज लोन फाइल नोटिंग। द पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, यानी कि जिसको हम शॉर्ट में पीआईओ बोलते हैं, रिसीव द एप्लीकेशंस ऑन 1st June. The PIO forgets to respond till 8th July, that is 37 days. यानी कि आप देखिए 1 जून को यहाँ पर एप्लीकेशन रिसीव किया गया और पीआईओ भूल गया, जिसकी वजह से उसने 8 जुलाई तक रिस्पॉन्स नहीं किया। 37 दिन हो गया, तो 37 दिन के बाद वो रिस्पॉन्स कर रहा है। The information did not relate to life or liberty. तो ये इंफॉर्मेशन रिलेट नहीं कर रहा है टू लाइफ और लिबर्टी। अब इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन दिया हुआ है गाइस। तो ये जो आपका केस स्टडी है ना, किससे है, ये किस तरीके का केस स्टडी है? डिले इन द इंफॉर्मेशन से रिलेटेड आपका केस स्टडी है। तो नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है आपसे? व्हाट इज द स्टेटस ऑफ द आरटीआई रिक्वेस्ट? तो आरटीआई के रिक्वेस्ट का यहाँ पर स्टेटस क्या होगा? रिक्वेस्ट इज डीम्ड रिफ्यूज, रिक्वेस्ट इज स्टिल वैलिड, रिक्वेस्ट गोज टू द थर्ड पार्टी और नो एक्शन रिक्वायर्ड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रिक्वेस्ट इज डीम्ड रिफ्यूज। क्यों होगा यहाँ पर ऑप्शन 1? क्योंकि
क्योंकि यहाँ पर जो नॉर्मल टाइम होता है गाइस रिस्पॉन्स करने का वो कितना होता है 30 डेज होता है, लेकिन यहाँ पर पीआईओ को कितना टाइम लग गया 37 डेज, जिसकी वजह से ये जो रिक्वेस्ट था रिफ्यूज हो गया, डीम रिफ्यूज। तो ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट केस स्टडी, a whistleblower employee asked for RTI details regarding the CCTV footage showing threat to his safety. PIO received request on 10th of the January. ठीक है, तो यहां पर ये केस स्टडी किसको डिनोट कर रहा है गाइस, तो ये केस स्टडी आपको डिनोट कर रहा है इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू लाइफ और लिबर्टी, इससे रिलेटेड ये आपका केस स्टडी है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, विद इन हाउ मच टाइम मस्ट द इंफॉर्मेशंस बी प्रोवाइडेड, तो कितने टाइम के बाद यहाँ पर इंफॉर्मेशंस को प्रोवाइड करना है। तो क्योंकि ये आपका इंफॉर्मेशन किससे रिलेटेड है, लाइफ और लिबर्टी, तो अगर आरटीआई कंसर्न है टू लाइफ और लिबर्टी तो उस केस में कितना टाइम लगता है इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करने में, 48 आवर्स के अंदर ही आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट केस 3 पे चलते हैं। A customer files RTI to the State Bank of India asking for the details of a housing project approved by state government urban development department. SBI PIO finds that the matter doesn't relate to SBI. ठीक है, तो ये केस स्टडी क्या कह रहा है, यहाँ पर एक कस्टमर ने आरटीआई फाइल किया किसको, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को, डिटेल्स मांगने के लिए किसका, हाउसिंग प्रोजेक्ट जिसको अप्रूव किया गया है स्टेट गवर्नमेंट अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के द्वारा। तो जब एसबीआई के पीआईओ ने फाइंड आउट किया तो उन्हें ये पता चला कि ये जो मैटर है ना ये एसबीआई से रिलेटेड तो मैटर नहीं है। तो ये केस स्टडी किस तरीके का केस स्टडी है गाइस, ट्रांसफर ऑफ रिक्वेस्ट का है। ठीक है, क्योंकि जब ये सेम बैंक से रिलेटेड नहीं है तो इसको हम क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। तो ट्रांसफर ऑफ रिक्वेस्ट से रिलेटेड ये आपका केस स्टडी है। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन, व्हाट शुड पीआईओ डू, तो इस केस में पीआईओ करेगा क्या, क्योंकि सेम एसबीआई का तो ये मैटर है ही नहीं, तो ऑफ कोर्स इसको ट्रांसफर ही किया जाएगा। तो रिजेक्ट कर देगा रिक्वेस्ट को, ट्रांसफर कर देगा रिक्वेस्ट को विद इन 5 डेज, या ट्रांसफर करेगा रिक्वेस्ट को विद इन 30 डेज, या आस्क कस्टमर्स टू फिल न्यू आईटीआर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तुरंत इसको ट्रांसफर किया जाएगा 5 दिन के अंदर, एंड इन्फॉर्म कर दिया जाएगा यहाँ पे एप्लीकेंट को, इन्फॉर्म कर दिया जाएगा एप्लीकेंट। ठीक है ना, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द 4th number case study, a person applies for RTI seeking details of a loan taken by the another customer including income documents and these documents were submitted confidentially। तो ये किस तरीके का केस स्टडी है, जहां पर पर्सनल ने आरटीआई को अप्लाई किया है फॉर द डिटेल्स ऑफ द लोन जो कि अनदर कस्टमर्स के द्वारा यहाँ पर लिया गया है इंक्लूडिंग द इनकम डॉक्यूमेंट। तो ये किस तरीके का केस स्टडी डिनोट कर रहा है गाइस, तो ये डिनोट कर रहा है आपको थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन। ठीक है, थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन वाला ही केस स्टडी है ना ये, देखिए आप ध्यान से पढ़िए। ये पर्सन अप्लाई कर रहा है आरटीआई को सीक करने के लिए डिटेल्स ऑफ अ लोन टेकन बाय अनदर कस्टमर। तो दूसरे कस्टमर्स के द्वारा अगर कोई भी लोन लिया गया है तो उसके लिए अगर कोई पर्सन अप्लाई कर रहा है तो इसका मतलब है वो थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग यहाँ पर अप्लाई कर रहा है, राइट। तो क्वेश्चन पढ़िए, हाउ शुड पीआईओ हैंडल दिस, तो इस तरीके का अगर सिचुएशन आता है तो पीआईओ कैसे इसको हैंडल करेगा। 4 ऑप्शंस दिख रहे होंगे, सप्लाई इंफॉर्मेशंस इमीडिएटली, रिजेक्ट विदाउट इन्फॉर्मिंग थर्ड पार्टी, इशू नोटिस टू द थर्ड पार्टी विद इन 5 डेज, या वेट फॉर द 30 डेज विदाउट एक्शन। तो सीधी बात है कि अगर इस तरीके का थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग अगर कोई भी आरटीआई आता है तो उस केस में क्या किया जाएगा, इशू किया जाएगा नोटिस टू द थर्ड पार्टी विद इन 5 डेज, और यहाँ पर थर्ड पार्टी को यहाँ पर टाइम देगा कि 10 दिन के अंदर अगर उनको कोई भी ऑब्जेक्शन है तो वो ऑब्जेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A citizen applies for the RTI seeking details of investigations records of a fraud case pending in a nationalized bank। ये किस तरीके का केस स्टडी है, एग्जेम्प्ट इंफॉर्मेशन से रिलेटेड ये केस स्टडी है, एग्जेम्प्ट इंफॉर्मेशन। ठीक है, चलिए पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए। दिस इंफॉर्मेशन इज एग्जेम्प्ट अंडर विच ग्राउंड, तो किस ग्राउंड के अंदर इस इंफॉर्मेशन को एग्जेम्प्ट किया जाएगा। ऑप्शन ए, इंफॉर्मेशन
endangering life, information affecting sovereignty, information impeding investigations और commercial confidence। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? information impeding investigations। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो सेक्शन 8 जो है यहां पर गाइस, सेक्शन 8 एग्जेप्ट करता है इंफॉर्मेशंस को, ठीक है, विच वुड impede investigation और प्रोसिक्यूशन, ठीक है, impede investigation और प्रोसिक्यूशंस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, जो कि आज के सेशन का आखिरी क्वेश्चन होगा। द PIO denies information without valid reason and delay response by 40 days। तो यहां पर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट पेनल्टी कैन बी इम्पोज, तो किस तरीके की पेनल्टी यहां पर इम्पोज की जाएगी। तो यहां पर जो पेनल्टी इम्पोज की जाएगी, अगर मैं पर डे के हिसाब से देखूं तो 250 रुपए पर डे अप टू 25,000। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइस। तो पेनल्टी जो यहाँ पर इम्पोज होगी ना, इस केस में पेनल्टी इम्पोज होती है मिनिमम 250 से लेकर के पर डे 250 एंड अप टू कितना जाता है, मैक्सिमम कितना होता है, 25,000 होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आज का आपका केस स्टडी था गाइस। आई होप आपको ये वाले केस स्टडीज भी समझ में आएंगे। बेसिक था, इजी था। नाउ मैं आपको ये बता देती हूँ, ये जो आपका केस स्टडी था किससे था, मॉड्यूल डी से था और चैप्टर नंबर 32 से मैंने ये केस स्टडी आपके लिए लेकर के आई हूँ। ठीक है, आई होप आपको ये केस स्टडी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी रेलिवेंट लग रही होगी। इसका पीडीएफ मैं अभी आपको थोड़ी देर में प्रोवाइड कर दूंगी क्लास खत्म होने के बाद ही। तो जो लोग भी नए हैं, जो लोग भी पुराने हैं, जो लोग भी कैब एग्जाम्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, ये 2 वीडियो है जो बड़ा फ्रूटफुल होने वाला है आप लोगों के लिए, क्योंकि इसमें मैंने पूरी की पूरी डिटेल्स बताई है रिगार्डिंग द कैब एग्जामिनेशंस एंड रिगार्डिंग माय सब्जेक्ट। तो बीआरबीएल के सब्जेक्ट्स के बारे में भी मैंने डिटेल बताया है। तो यहाँ पर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं जो आप एग्जाम से पहले पढ़ के जाना, ताकि आप अच्छे मार्क्स से बीआरबीएल को क्लियर कर सको। ठीक है, तो लिंक भी मैंने साथ के साथ प्रोवाइड किया है गाइस। 4 यहाँ पर केस स्टडी मैंने करा दिया है, ये चौथा पार्ट था, 3 ऑलरेडी जा चुके हैं। जाइए जाकर के एग्जाम से पहले सारे केस स्टडी को देखिए। कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नए हैं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि वहां पर हर चीज आपको टाइमली मिलती है, चाहे वो पीडीएफ हो, चाहे कोई भी इंफॉर्मेशन हो। मेरा नाम गरिमा है, कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे टैग करके टेलीग्राम पे भी मुझसे पूछ सकते हो। पर्सनली भी टेलीग्राम पे आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, नए हैं तो यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, ताकि हर चीज की टाइमली नोटिफिकेशंस मिले। काफी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के मैं अभी सीरीज लेकर के आने वाली हूँ बीआरबीएल से रिलेटेड। तो डेफिनेटली आप लोगों को जुड़े रहना है, यूट्यूब चैनल से भी और टेलीग्राम से भी। आज के लिए इतना ही है गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर।